हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च 2025 के बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने जो है एक सीरीज स्टार्ट किया है जनवरी 2025 से लेकर के, और दिसंबर 2025 में जितने भी बिहार में इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे ये सबको मैं कवर कर रहा हूँ। तो जनवरी और फरवरी मंथ का आ चुका है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है। आप लोग जा करके और वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा रहेगा मार्च महीने यानी कि पार्ट 3। ठीक है। तो ये हम लोग आज जो पार्ट 3 मार्च महीने के इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड न्यूज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो कि एग्जाम में पूछ सके उतना हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, वो बिहार बजट 2025-26 में जो पेश किया गया था। बिल्कुल बीपीएससी जो है एक साल पुरानी भी बजट पूछ देती है, करंट बजट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकती है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होगा यही मैंने वहां पे पुट ऑन किया है। तो बात क्या है? बात है कि वित्त मंत्री जो हमारे सम्राट चौधरी जी है, 3 मार्च 2025 को उन्होंने 2025 और 26 का बजट जो है वो विधानसभा में पेश किया। ठीक है। बजट क्या रहा होता है? बजट, ये जब मैं आने वाला बजट होगा ना, इस पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ना, वहां पे सब मैं डिटेल बताऊंगा बजट क्या है। अभी आप जान लीजिए बजट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि एक वित्तीय स्टेटमेंट होता है जिसमें आने वाले वर्ष में किस चीज पे, कितना एरिया पे कितना हम लोग खर्चा करने वाले हैं, उसको एक प्लान बना करके और एक स्टेटमेंट के रूप में तैयार किया जाता है कि आने वाले वर्ष में हम लोग इस क्षेत्र में इतना करेंगे, इस क्षेत्र में इतना करेंगे। वो एक तरीके का बजट कहलाता है। तो बजट इज सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। इसके जो कुछ प्रमुख आंकड़े हैं ना जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है। इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुल जो बजट था ना, 25-26 का कुल जो बजट था वो था लगभग 3,16,895 करोड़। ठीक है। जो पिछले बजट के लगभग 38,000 करोड़ अधिक था। अगर आज कोषीय घाटा की बात करें, फिस्कल डेफिसिट, तो ये लगभग 2.98% था। जो एक केंद्र ने निर्धारित किया कि भाई हर राज्य को या यूनियन स्तर पर भी जो राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए वो 3% से कम होना चाहिए। तो बिहार जो है इस मामले में अव्वल है और उसने अपने फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करके रखा। अगर रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो सरप्लस भी देखने को मिला है, ये लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। विकास की सकल, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की बात करें यानी जीएसडीपी की बात करें, जीएसडीपी आपका क्या हो गया? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडीपी क्या होता है? ये लगभग आपका बिहार का जो है ना, ये 10,97,264 करोड़। जीएसडीपी क्या होता है? थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जीएसडीपी होता है एक निर्धारित टेरिटरी में, यानी मान लीजिए ये बिहार का आपका मैप हो गया। ठीक है। रफली इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी चीज यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, ये सब का एक सर्विसेज जो जनरेट किया जा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी है, ये सब का एक तरीके का जितना वैल्यू होता है ना एक टेरिटरी के अंदर, ये आपका हो जाता है जीएसडीपी। यानी बिहार के अंदर जितने भी उत्पाद हो गए, जितने भी सर्विसेज जनरेट होगी, उसकी टोटल वैल्यू जीएसडीपी कहलाती है। ठीक है। तो ये लगभग जो है ये 10,97,02,64 के आसपास। विकास दर की बात करें ना तो 9.2% रहने की अनुमान। ठीक है। यानी ग्रोथ रेट जो है बिहार की सबसे ज्यादा 9.2% रहने का पूरा अनुमान रखा गया। आगे बढ़ते हम लोग। आगे जो है ना, इस बजट में एक इंपॉर्टेंट बात ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है ना शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। ठीक है। यानी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट आवंटन किया गया है। बजट को एलोकेट किया गया वो कितना है? लगभग 60,964 करोड़। ठीक है। 60,964,000 इतना रखा गया है, जिसमें जो है ना जो पुराने स्कॉलरशिप थे उसको दुगनी करना, हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलना। ठीक है। नए नए जो है
प्रोविजंस लाना एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि विद्यार्थियों को सहायता मिल सके आगे स्टडी करने में, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की को बढ़ावा देना, ये सब को लेकर के ना इस बजट में शिक्षा को प्रायोरिटी दिया गया। अगला देखें ना तो अगला स्वास्थ्य पे, शिक्षा के बाद सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पे दिया गया है, जिसमें बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल बनवाना और अलग अलग चिकित्सा के निर्माण करने की भी बात की गई है। फिर उसके बाद ग्रामीण विकास, गृह विभाग और ऊर्जा, ठीक है, ये बजट को एलोकेट किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ना अलग अलग जो भी क्षेत्र है ना उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात करें ना तो बजट में ये बातें की गई कि भाई एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा, ठीक है। तो जो पूर्णिया एयरपोर्ट है उस पर बात की गई है कि जल्दी काम शुरू होगा। और बाकी जो है ना ये राजगीर, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर और मधुबनी 8 नए जगहों पर नए सिरे से एयरपोर्ट का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। वैसे ही कैंसर केयर हॉस्पिटल के भी निर्माण कहाँ, बेगूसराय जिले में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बेगूसराय जिले में ना कैंसर हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। सौर ऊर्जा से भी रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो बजट में पेश की गई, जिससे की है नहरों के किनारे और सरकारी भवनों पे ना 25 करोड़ लागत से सोलर पैनलों को एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी बिहार जो है अग्रणी राज्य बन के उभरे। कोल्ड स्टोरेज जो है अलग अलग प्रखंड अनुमंडल स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की निर्माण करने की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों का फसल बर्बाद न हो। तो ये सब चीजें है ना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये बजट में डिस्कस किया गया, और ये आने वाले सालों के लिए प्रावधान किया गया कि भाई इस पे जो है बिहार सरकार पूरी तरह से काम करेगी। कुछ महिला और युवा के भी बारे में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें पिंक बसों को चलाना, ठीक है, या पिंक शौचालय का हर शहर में निर्माण कराना, ठीक है। नौकरी में आरक्षण की भी बात की गई थी। जो बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है इस बजट में, ठीक है, जो पहले नहीं था। बीएसआरटीसी जो है उसमें अलग से 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान इस बजट में किया गया। उसके बाद एक कन्या विवाह मंडप योजना को भी लाया गया, जिसमें प्रत्येक पंचायत में ना विवाह मंडप का निर्माण कराने की बात बजट में की गई थी। से छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए क्या है, स्कॉलरशिप को दुगना कर दिया गया है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो है 1000 करोड़ का विशेष पैकेज दे करके कि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, जो जिनको जरूरत है उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनको लोन दे करके और हायर स्टडी के लिए प्रमोट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उसके लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अगर कृषि की बात करें ना तो अलग अलग सहकारी संहिता का भी निर्माण करने की बात की गई है, ठीक है, जिसमें 302 प्रखंडों में नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। बाजार सुधार और एक मखाना बोर्ड, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि जो यूनियन बजट था ना, यानी जो देश का अपना बजट होता है 2025-26, उसमें जो भी है मखाना बोर्ड, निर्मला सीतारमन जी द्वारा मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तो यहाँ पे भी जो बिहार का बजट पेश किया गया था ना इसमें मखाना बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट यानी कि गठन का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। तो ये हमारा एक है ना बजट का ओवरव्यू हो गया कि क्या कितने कौन से क्षेत्र में कितने सारे बजट और क्या क्या नए नए स्कीम्स लॉन्च किए गए, बजट में प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है ना इंपॉर्टेंट न्यूज यो है वाल्मीकि महोत्सव 2025 के बारे में, ठीक है। तो ये 8 मार्च को ना बिहार के मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि महोत्सव का शुभारंभ किया है। ये महोत्सव किस बारे में, ये महोत्सव जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जो है ना उन्होंने बिहार के जो भी समृद्धि संस्कृति और उनके विरासत को सहेजने में उन्होंने जो योगदान दिया है, उनके योगदान को एक तरीके से सम्मान देने के लिए ये महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ये कहाँ पे आयोजन किया गया, तो ये पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहां पे वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि नगर टाइगर टाइगर रिजर्व के निकट ये आयोजन किया गया। ये आयोजन में जो है बिहार गीत से शुभारंभ किया गया, और इसमें जितने भी सारे हैं महर्षि वाल्मीकि पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, ताकि उनके एक योगदान को अच्छे से सम्मान दिया जा सके। ये बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण
पहल है उनके सांस्कृतिक योगदानों को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में ये इनको आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, आदि कवि यानी फर्स्ट पोएट। तो अगर एग्जाम में पूछे भाई हु इज कॉल्ड द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। इन्होंने ही रामायण की रचना की, जो कि एक संस्कृत का, आप सबको पता ही होगा, एक महान महाकाव्य है। ठीक है। एक रामचरितमानस की भी रचना की गई थी। ठीक है, तो तुलसीदास जी के द्वारा, लेकिन रामायण की जो रचना वो संस्कृत में, वो ये रामायण जो है ये संस्कृत में वाल्मीकि जी के द्वारा रचना की गई थी। तो इनके जो है ना, मैं समराइज कर देता हूं, इनकी योगदान को सम्मान करने के लिए ना ये वाल्मीकि महाउत्सव का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ना सौर वेद नाम उत्सव के बारे में, ये हाल ही में ना 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय ये एक तरीके का सैन्य महोत्सव मनाया गया। ठीक है, और ये मनाया कहाँ गया, तो ये मनाया गया पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। मोतिहारी क्या है, पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये मोतिहारी में जो है गांधी मैदान एक है, वहां पे ये 7 से 8 मार्च के बीच में मनाया गया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि हमारे जो जितने भी है ना सशस्त्र बलों की शक्ति, वीरता और तकनीकी क्षमताओं को इसमें प्रदर्शित करना। ठीक है, और जो भी हमारे युवा हैं उनको विशेष करके देशभक्ति और अच्छा सेवा में कैसे रुचि बढ़ाया जाए, कैसे उनको प्रेरणा दी जाए, इस उद्देश्य से है ना ये सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया था। बिहार के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें अगर मुख्य आकर्षण की बात करें ना, तो इसमें जो हमारे तीनों सेना है ना, थल, वायु और जल, उनके आधुनिक उपकरण का भी एक तरीके से प्रदर्शन किया गया था, जैसे कि सुखोई विमान, टी विस्मा टैंक, बोफोर्स गन, ये सब का यहाँ पे एक तरीके का झलक दिखाया गया था। तो ये था सौर वेदना उत्सव के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजन किया गया था, इसके आयोजन जो उद्घाटन था वो किसके द्वारा किया गया था, ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ना ये बाल विवाह उन्मूलन हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, तो बिहार सरकार ने, कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज का, बिहार सरकार ने राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए ना एक राज्य स्तर पर टास्क फोर्स गठन किया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत, जैसे कि ये एक सर्वे आया था। ठीक है, सर्वे क्या था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कब से कब, ये 2019 से ना 21 तक ये सर्वे हुआ था। ये क्या है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक है, हर कुछ कुछ दिनों पे ना एक सर्वे होता है कि जानना कि भाई सोसाइटी में कहाँ क्या कुरीतियां, कहाँ क्या कमी है। तो अभी जो सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बताया गया कि बिहार जो है ना ये दूसरे सबसे अधिक बाल विवाह का जो दर बिहार में देखा गया। और ये रिपोर्ट के मद्देनजर बिहार सरकार ने एक टास्क फोर्स गठन किया। ठीक है, कि भाई ये बाल विवाह की जो केसेस है वो बिहार में बढ़ रहा है, तो इस पे एक टास्क फोर्स का गठन किया गया कि इसको कैसे रोका जाए, एक रोड मैप तैयार करे। ठीक है, जिससे कि इस चीज में कमी लाई जाए। ठीक है, ये टास्क फोर्स की रचना जो थी, वो मुख्य जो इसके नेतृत्व करेंगे ना वो होंगे मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। तो ये टास्क फोर्स का गठन किया गया किसके अंडर, तो एक गठन किया गया है चीफ सेक्रेटरी के अंडर, जो मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या रहेगा, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, राज्य में जो बाल विवाह की रोकथाम और उन्मूलन की निगरानी करना। इसका और प्रमुख कारण क्या होगा, जो पहले से एक एक्ट बना हुआ है पीएमसीए एक्ट यानी कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके अंतर्गत जो कई सारे मामले आते हैं ना, अगर बाल विवाह से कोई रिलेटेड चीज है ना, ठीक है, तो ये लॉ के अंदर, ये एक्ट के अंदर ही वो चीजें पे कार्रवाई की जाती। अगर कोई देखा जाता है कि बाल विवाह किसी ने किया या कराया, तो ये पीएमसीए एक्ट के थ्रू इन पे कार्रवाई की जाती। तो ये जो टास्क फोर्स है उसका ये काम रहेगा कि भाई इसमें जितने भी ये लॉ में एक्ट में प्रावधान है उसको कड़ाई से पालन किया जाए। ठीक है, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिल करके ना एक समीक्षा करके और प्रॉपर एक कार्रवाई की जाए, जिससे कि इसमें कमी लाई जा सके। सामुदायिक और स्थानीय स्तर पर भी इसको बराबर समन्वय निगरानी करेगा ये जो टास्क फोर्स होगा। ठीक है,
बालिकाओं शिक्षा सशक्तिकरण और समाज समर्थन पे भी ये फोकस कर रही है। ठीक है, तो मेन कॉन्टेक्स्ट क्या था अपना, अगर इसको मैं समराइज कर दूं, तो जो NFHS 5 का जो रिपोर्ट आया था ना, उसमें एक आ गया था कि दूसरे सबसे अधिक बाल विवाह का दर जो है ना बिहार में, उस पे राज्य सरकार ने एक बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, उसमें इंटरफेरेंस करके एक टास्क फोर्स का गठन किया। ठीक है, और ये किसके अंडर, तो ये जो मुख्य सचिव है उसके अंदर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। और उसके काम की बात करें तो भाई, ये जो चीजें बढ़ रही ना बाल विवाह को, उस पर रोक लगाने की बात की गई। ठीक है, तो ये बाल विवाह उन्मूलन हेतु जो टास्क फोर्स बना था ना, उसके बारे में हमने थोड़े डिटेल जाना। आगे बढ़ते, आगे जो है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, उसके पुनरुद्धार की बात चल रही है। ठीक है, तो अभी आप लोग को जैसे कि पता होगा ना, नालंदा विश्वविद्यालय की भी पुनरुद्धार किया गया हाल ही में। ठीक है, तो उसके लगभग 10 वर्ष बाद अब ये बात चल रही है कि भाई, जैसे हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया ना, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी पुनरुद्धार करने का समय आ चुका है। ठीक है, इसलिए वर्तमान में जो है ना, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे काम कर रही है कि कैसे इसका पुनरुद्धार किया जा सके। न्यूज तो ये कॉन्टेक्स्ट होगा थोड़ा, उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जान जाते हैं। ये 8वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा, जो कि एक पाल वंश के शासक थे। आप लोगों को पता ही होगा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो ये जो है धीरे धीरे ये बहुत ही इसका नष्ट हो चुका है। इसी को पुनरुद्धार के लिए ये एक गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें चालू की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को पता है विशेषता क्या था, तो दूसरे दूसरे देश से जो है यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने भी आते थे। एक तरीके का रेसिडेंशियल था, छात्रावास था इसमें। तो ये इसकी विक्रमशिला के बारे में हमने जाना। तो न्यूज यही है कि इसके पुनरुद्धार के लिए जो है बिहार सरकार ने ना ASI के साथ मिल करके और पुनरुद्धार की योजना बना रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आ जाएगा कि ASI के बारे में BPSC पूछ सकती है कि व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या है। तो इसकी स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा, तो ये सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। और इसके जो पहले डायरेक्टर थे ना, ये अलेक्जेंडर कनिंगम को बनाया गया था। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, इसका यही था कि भाई जितने भी पुरातत्व स्थल है ना, स्मारक है, उसका खुदाई करो, ऐतिहासिक धरोहर है, उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐतिहासिक स्थल है तो उसके बारे में रिसर्च करो, खुदाई करो, और वहां से कुछ अगर चीजें मिलती है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी ASI का ही काम है। ठीक है, जो ASI है ना, ये एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, इसके तहत ना इसको बहुत सारे ऐसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। जिस कानूनी अधिकार के तहत ना ये क्या करेगा, ये जो भी हमारे पुरातत्व विभाग है ना, जो भी चीजें मिलती है जैसे स्मारक, मंदिर, पुराने किले, खंडहर, ये सब को प्रोटेक्ट करने का अधिकार जो है ना, इसी एक्ट के द्वारा इसको मिला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ना, तो ASI जो है वो भारत सरकार के जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके अधीन काम करती है। ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अलग अलग ना इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय है, ये मेन जो है आपका जो दिल्ली हेडक्वार्टर है उसके साथ एक प्रॉपर समन्वय, एक प्रॉपर चैनल बना करके और आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ मिल करके ये लोग आपस में काम करते हैं। तो ये हमने जाना थोड़े बहुत ASI के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। और बक्सर और पश्चिम बंगाल में ना SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, बक्सर और पश्चिम बंगाल जिले में ना दो
स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई। ठीक है। अब बक्सर में भी एक स्पेसिफिक जगह है नावानगर, और पश्चिम बंगाल में, सॉरी, पश्चिम चंपारण में है कुमार बाग। ठीक है, ये दोनों जगह पे एसईजेड निर्माण करने की घोषणा की गई है। अगर इसकी लागत की बात करें ना, तो प्रत्येक एसईजेड में 125 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत जो है 225 करोड़ रुपए आने की संभावना है। ठीक है। इसमें जो है, जो कुमार बाग का जो बजट है ना, जो पश्चिमी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में, उसका कुल बजट जो 116 करोड़ के आसपास है। और जो नावानगर में है, उसकी कुल बजट की बात करें तो 109 से 102 करोड़ के बीच इसका बजट रखा गया। ठीक है। तो न्यूज क्या है, बक्सर और पश्चिमी चंपारण में, और स्पेसिफिक बात करें तो बक्सर के नावानगर में और पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में एसईजेड स्थापित करने की घोषणा की गई है। एससीजेड की बात करें ना, तो ये एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, जहां औद्योगिक व्यापार निवेश गतिविधियों के लिए विशेष प्रोत्साहन में छूट दिया जाता है। यानी कि एक जोन निर्धारित किया जाता है कि भाई ये एरिया में अगर कोई चीज प्रोड्यूस होता है, कोई चीज का निर्माण होता है, तो वहां पे एक तरीके का ना टैक्स में गवर्नमेंट छूट देती है। क्यों छूट देती है? ताकि व्यापार में ना प्रोत्साहित किया जा सके उसको। ठीक है। उद्देश्य उसका क्या रहता है? उद्देश्य एक ही रहता है कि भाई निवेश को आकर्षित करना, निर्यात कैसे बढ़े, रोजगार का सृजन कैसे हो, आर्थिक विकास को कैसे तेज किया जा सके, जो यहाँ पे उद्योग है उसको कैसे प्रमोट किया जा सके, ये सब व्यू को ध्यान में रखते हुए ना एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, ये एसईजेड एक्ट 2005 और एसईजेड रूल 2006 के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, यानी कि जितने भी उसमें प्रावधान रहते हैं, जो एक्ट दिया हुआ है कि भाई एसईजेड में ये छूट है, ये इसका जो पावर कहाँ से मिलता है, तो ये दोनों एक्ट से एसईजेड के लिए पावर मिलता है। ठीक है। और इसकी बात करें ना थोड़ी, एसईजेड तो ये क्या करता है ना, टैक्स इंसेंटिव जैसे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में उस एरिया में छूट मिल जाता है। ठीक है। निवेशकों के लिए ना थोड़ा लाइसेंसिंग इजी हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर आप परमिशन मांग रहे हो तो जल्दी थोड़ा लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे कि जैसे हमने डिस्कस किया ना कि निवेश में बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक एससीजेड का ये भी है कि उसमें लाइसेंसिंग थोड़ा तेजी से मिल जाता है बाकी सबके कंपैरिजन में। उसके बाद केंद्र और राज्य का जैसे हमने पढ़ा है सहयोग मिल जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का निर्माण और रोजगार और स्थानीय बढ़ावा, ये सब के लिए ना एक एससीजेड निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, बक्सर और वेस्ट बंगाल में, जिससे कि रोजगार का सृजन हो, वहां पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, ये सब चीज को देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, अब छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार को ना अभी एक डिजिटेक अवार्ड मिला है। ठीक है, बिहार को डिजिटेक अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड मिला है अभी जो है ना, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें बिहार को गोल्ड मेडल दिया गया। और गोल्ड मेडल दो श्रेणियों में दिया गया है। ये कौन सा है? तो बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सफलता के लिए, मतलब उच्च काम जैसे उसमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिहार को जो केंद्र सरकार के ईटी गवर्नेंस और डिजिटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप लोग को याद रखना है कि ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। कौन से अवार्ड था? तो ये ध्यान में रखिएगा, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025। भाई कितने श्रेणियों में मिला बिहार को? तो दो श्रेणी में। और क्या मिला? तो गोल्ड मेडल। और श्रेणी याद रखिए, बिहार कृषि ऐप में और स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये दो श्रेणियों में बिहार को मिला। आगे बढ़ते हैं। आगे बिहार दिवस मनाया गया, आप लोग को पता होगा, हर साल जो है 22 मार्च को बिहार दिवस आता है। ठीक है, ये बिहार दिवस जो है पटना के गांधी मैदान में मनाया गया। उसके बाद 3 दिवसीय समारोह था, ये बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 22 मार्च याद रखिएगा बिहार दिवस। और ये याद रखिएगा 113वां स्थापना दिवस था। ठीक है, जो 2025 का मनाया गया। और थीम रखा गया था उन्नत बिहार और विकसित बिहार। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं था। तो ये हमने डिस्कस किया जो मार्च मंथ है ना, मार्च मंथ 2025 का करंट अफेयर्स। फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा अप्रैल मंथ का। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इसका पार्ट 4 होगा। तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा, मैं पूरे दिसंबर तक का कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन
Well said. Thank you. Thank you very much for discussion.